everyone. Today in this session, we are going to analysis complete geography PYQ. इसमें हम 2018 से 2023 तक के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस सेशन को जो हम इस सेशन को लेने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी थीम को समझाना, किस प्रकार से जो है वह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के जो उनकी सेटिंग है, ऑप्शन की जो सेटिंग है वह किस प्रकार से की जाती है। तो इस प्रकार के जो थीम्स हैं क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाएगा, उसकी एक क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको हम इस पूरे अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन का हमारा मेन मोटिव जो है वह क्वेश्चंस के आंसर बताना नहीं है, क्योंकि आप उसे इंटरनेट से तमाम वेबसाइट से जो है वह देख सकते हैं और अपने से भी कर सकते हैं। तो इस जो हमारा सेशन है इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको जो है वह क्वेश्चन की थीम जो है वह बताई जाए और आपको यह समझने में सक्षम बनाया जाए कि किस प्रकार से जो है वह एग्जाम हाल में 2024 के जो आप के क्वेश्चंस आएंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो आप उसको जो है एग्जाम हॉल में किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं, और यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार के जो क्लासेस हैं आप तक पहुंच जाएं। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हें एनालिसिस उनका करेंगे और यह प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है वह कौन कौन से कुछ एरिया होते हैं। जैसे यूपीएससी का हर सब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से सब्जेक्ट लगातार वह उठाता है। तो उन टॉपिक्स को देखेंगे हम, और प्रीवियस ईयर को बेस बनाकर एक स्ट्रेटजी अपनी डेवलप करेंगे कि किस प्रकार से जो है वह 2024 के क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से ऑप्शन सेटिंग की गई है, किस प्रकार से हम एलिमिनेशन टेक्निक जो है एग्जाम हाल में अपना सकते हैं। तो यह सब हम जो है वह देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईयर बाय ईयर ज्योग्राफी का वेटेज कितना रहा है। ज्योग्राफी प्रीलिम्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट होता है उसमें से एक है, जिसमें ईयर बाय ईयर जो हम देखते हैं, अगर 2013 के हम देखें तो 2013 में 18 क्वेश्चन जो है वह ज्योग्राफी सेक्शन से पूछे गए। इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो है वह इन्वायरमेंट जो है वह क्या है, इन्वायरमेंट को नहीं लिया है हमने, इन्वायरमेंट इस सेक्शन में शामिल नहीं है, इन्वायरमेंट का अलग से हम जो है एनालिसिस करेंगे। तो इसमें कोर ज्योग्राफी है, क्या है, कोर ज्योग्राफी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम 2013 की बात करें तो 18 क्वेश्चन, और 14 में देखें तो 14 क्वेश्चन आए थे, 15 में 16 क्वेश्चन, 16 में थोड़ा सा वेटेज घटा और 7 क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट यदि हम देखें तो फिर से जो है वह ट्रेंड बढ़ता गया और 9 क्वेश्चन हुआ, फिर उसके बाद 14 हो गया 18 में। या 2019 की बात करें तो फिर से 14, और 2020 और 21 में 10 क्वेश्चन बोथ ईयर्स में आए। देन यदि हम बात करें तो 2022 में 16 क्वेश्चन और 2023 में 16 क्वेश्चन। अगर इस पूरे ट्रेंड को हम देखें, इस पूरे ट्रेंड को हम देखें तो हम यह बता सकते हैं कि जो अगर आप देखें तो एवरेज जो है वह एवरेज यदि हम बात करें तो एवरेज अगर होगा तो लगभग 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक जो है वह आपके एग्जाम में इस सेक्शन से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे यह कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन मिलना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉलिटी इकोनॉमी की तरह यह भी हमारा एक महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, काफी इजी होता है। हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्टों की तुलना में यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी काफी इजी होता है, और जिसको जो है हम कुछ कोर टॉपिक्स का जो है अध्ययन करके उसको समझ के इस
15 क्वेश्चन को जो है हैंडल कर सकते हैं। तो यह काफी उतना बड़ा टास्क है नहीं हमारे लिए, तो इसलिए इस सेक्शन पे हमें पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट के साथ साथ इस सेक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। यही 4 सब्जेक्ट मेजर हैं जो हम हमारे जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डॉक्टरेट, एमबीबीएस बैकग्राउंड से अदर जो स्टूडेंट हैं उनको जो है इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, कट ऑफ तक पहुंचने में काफी हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम में हम देख रहे हैं कि तरह तरह के सर्विसेज जो है लगातार शामिल की जा रही है, जिससे एग्जाम का नेचर बढ़ रहा है। जैसे फॉरेस्ट सर्विस आई तो कुछ स्पेशल जियोलॉजी, बॉटनी के सब्जेक्ट पूछे जाने लगे, जो कि उसके स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर के थे। तो यह कई स्टूडेंट के लिए इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे स्थिति में जो है हमें 4-5 अपने जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और कुछ हद तक हिस्ट्री, इन सब पे जो है वह कमांड बनानी चाहिए। हिस्ट्री तो काफी ज्यादा वोलेटाइल होता दिख रहा है, उसके क्वेश्चंस खास तौर पर आर्ट एंड कल्चर के काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए 4 सब्जेक्ट हमें अपना मजबूत करना होगा। तो उसी सीरीज को हम चलाते हुए पहला सब्जेक्ट आज हमने ज्योग्राफी को चुना है। ज्योग्राफी का एक कंप्लीट जो है हम एनालिसिस करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से एरिया पे आप जो रिमेनिंग 30 डेज बचे हैं आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ओरिजिन जो है वह 15 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से आ रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 2023 का यदि हम क्वेश्चन करें तो 2023 में अभी हमने देखा था, 2023 में कुल कितने क्वेश्चन आए थे? 16 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने समझाने के लिए आपको लिया है। कुल सभी क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध होंगे, आपने प्रीवियस ईयर जरूर देखा होगा। तो इस सेशन का हमारा मेन मकसद है आपको एक स्ट्रेटजी बिल्ड करना कि आप 2024 के क्वेश्चंस को ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एग्जाम हॉल में कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें 2024-23 से शुरुआत करते हैं, तो 23 में यदि हम देखें तो ज्योग्राफी का एक प्रश्न आया है। प्रश्न को पहले देखते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि झेलम नदी वूलर झील से होकर गुजरती है, वूलर झील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील को जो है वह क्या करती है? पानी देती है। नेक्स्ट है, गंडक नदी के घूमने से कांवड़ झील का क्या होता है? निर्माण होता है, कांवड़ झील का निर्माण होता है। तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें, जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है, तो यह क्वेश्चन हम देखते हैं कि यह क्वेश्चन कहां से आया है। यह क्वेश्चन आया है इंडियन इंडियन जियोग्राफी में से। इंडियन कहां से आया है? इंडियन ज्योग्राफी से आया है। इंडियन ज्योग्राफी किस सेक्शन से आया है? इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग सेक्शन से आया है। कहां से? मैपिंग से। अगर आप मैपिंग की क्लास अगर करे होंगे या एटलस में आप मैपिंग पर ध्यान दिए होंगे, तो आप जो है वह नदियों के उद्गम स्थल और खास तौर पर झीलों का जिक्र होता है उसमें। तो यदि आप यह 3-4 टॉपिक अगर देखेंगे मैपिंग सेक्शन में, तो आपका यह क्वेश्चन हैंडली इजी हो जा रहा है, जो है वह इजिली जो है वह क्या हो जा रहा है? हैंडल हो जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न से क्या कर सकते हैं 2024 के लिए। तो इस प्रश्न से 2024 के लिए मैपिंग में हमारा जो है मैपिंग सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे ज्योग्राफी सेक्शन के लिए। तो मैपिंग की यदि हम बात करें तो मैपिंग का इंडियन मैपिंग इंडियन मैपिंग की यदि हम बात करें, तो इस पूरे सेक्शन का हमें कुछ कुछ जो है वह टॉपिक ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट नदियां, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होंगी हमारे लिए? नदियां। नदियों के बाद क्या है उनका जो क्या होगा? नदियों का नदियों का अपवाह 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 क्षेत्र, नदियों का अपवाह क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो नदियां और नदियों का अपवाह क्षेत्र, देन उसके बाद झीलें। यह 2 टॉपिक जो है काफी मस्ट है हमारे लिए। तो हमें क्या करना होगा इस वर्ष के लिए सबसे पहले भारत की सभी नदियों को जो है वह देखना होगा।
उनकी सहायक नदियों को देखना होगा। नदियों क्या है? नदियों की सहायक सहायक नदियों को भी जो है वह देखना होगा हमें, क्योंकि उनसे भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि हमने मैपिंग सेक्शन अच्छे से किया होता तो इस प्रश्न को हम जो है वह इजिली क्या कर जाते, हैंडल कर जाते। तो यदि हम देखें तो इसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा सही है, बाकी दो जो है वह क्या है, हमारे गलत हैं। तो इस आधार पर जो है हम मैपिंग का अपना सेक्शन समझ लेते हैं। तो अब लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से जो पॉइंट हैं वह महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें तो यहाँ पे देखिए, तो यह क्या है, बंदरगाह है और क्या है, अच्छी तरह से रूप में जाना जाता है। तो कुछ बंदरगाह है उसको देखते हैं। तो कामराज बंदरगाह के बारे में प्रश्न था और दिया है भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह एक कंपनी के रूप में पंजीकृत। नेक्स्ट है मुद्रा पोर्ट और भारत में सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह। देन उसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट इंडिया में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंटेनर है वह उतरते हैं। तो इसकी बात करें तो यह भी हमारा कैसा सब्जेक्ट है, यह क्या है, मैपिंग मैपिंग प्लस मैपिंग प्लस करंट का सेक्शन जो है यह है, क्या है, मैपिंग प्लस करंट। यदि आप यहाँ पे भी मैपिंग पे ध्यान देंगे तो मैपिंग आप करते समय कुछ कुछ उनकी जो है वह बंदरगाहों की विशेषताएं जो है, विशेषताएं जरूर देखते हैं। मैपिंग करते समय उस पूरे प्लेस की विशेषताएं जरूर देखी जाती है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इस सब की जो विशेषताएं हैं आप जरूर से उस मैपिंग में ट्रेस करते। तो यह भी क्वेश्चन आपका क्या होता है, इजिली हैंडल हो सकता था। क्वेश्चन जैसा देखने में लगता है उतना टफ होता नहीं है, यदि आपने थोड़ी सी भी जो है वह एनालिसिस प्रीवियस ईयर का किया हो और उसके आधार पर, अभी हम तो 2023 का देख रहे हैं, अभी 22 उसके बाद 21 20 इस प्रकार के जो जब प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो थीम्स हैं वह इस प्रकार के प्रश्नों की, इस प्रकार के प्रश्नों की थीम्स जो है वह प्रीवियस ईयर में क्या है, पूछी जा चुकी हैं। तो आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के काफी इजिली जो है वह क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते थे। लेकिन दिक्कत यही इसी बात की है कि स्टूडेंट जो होते हैं वह कोचिंग संस्थानों के टेस्ट के पीछे ज्यादा से ज्यादा भागते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, करना भी चाहिए लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि सिर्फ उसी पे रह जाएं। आपको प्रीवियस ईयर के मिनिमम कम से कम 6 to 7 या 10 ईयर हो सके तो आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए, उससे क्वेश्चन का जो नेचर है वह पता चलता है। तो इस प्रश्न को भी हम देख के हम जानते हैं कि यदि आप हमने जो है वह मैपिंग सेक्शन ठीक से किया होता तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम सही से दे जाते। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, यह तो ज्योग्राफी क्या है, कोर कॉन्सेप्ट है उसका, यानी कि ट्रेडिशनल, यानी कि स्टैटिक जो सब्जेक्ट है, स्टैटिक पार्ट ज्योग्राफी का उससे है। तो इसमें क्या पूछा है, कितने क्या है, पर्णपाती वृक्ष है, पर्णपाती वृक्ष है। तो यह किससे है, यह कोर ज्योग्राफी, कोर ज्योग्राफी का जो है वह प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं तो यह क्या है, दिया है कटहल, उसके बाद उसका क्या है वैज्ञानिक नाम दिया गया है, इसके बाद महुआ और सागौन, यह सारे वृक्ष जो है हम सभी को जानते हैं। इसमें से पूछा क्या है कि पर्णपाती कौन से हैं, यानी कि पर्णपाती, यदि आप कोर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार के वृक्षों के प्रकार पढ़ेंगे, काफी इजी क्वेश्चनों में से एक था। इसे जो है वह काफी अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। तो इस प्रकार के यदि प्रश्नों को हम देखते हैं तो यह किससे है, कोर ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट से है। इसमें से दो सही है, बाकी गलत है एक। तो यदि हम जो है वह अच्छे से अगर इस प्रश्न को भी देखते तो जो है हम इस प्रश्न को हल कर ले जाते। तो एक किससे है, कोर कॉन्सेप्ट से है, ज्योग्राफी के स्टैटिक पॉइंट से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले दो अभी जो क्वेश्चन थे उसमें मैपिंग, मैप प्लस स्टैटिक, स्टैटिक जो है वह दो चीजें, यानी कि यदि हम मैप देखें, स्टैटिक पॉइंट देखें तो लगभग लगभग ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और स्टैटिक में कुछ ही एक
बिंदु, जो अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें दिया क्या है कि भारत में चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। क्या है? भारत में चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता चीन की तुलना में अधिक है। इस प्रश्न की यदि हम बात करें, यह प्रश्न जनरल अंडरस्टैंडिंग पर है। किस पे है? जनरल अंडरस्टैंडिंग। इसमें ना तो मैपिंग है, ना ही ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है, जनरल अंडरस्टैंडिंग। यह भी क्वेश्चन उतना ज्यादा कड़ा नहीं था जितना बच्चों ने जो है वह प्रश्न, हमारे जानने वालों ने भी, कई बच्चों ने इसको प्रश्न जो है वह गलत किया, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस में इस प्रश्न को गलत किया। लगातार हम कई सब क्षेत्रों में सुनते आ रहे हैं कि चीन पहले स्थान पर होता है, देन उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो उसी को ध्यान में देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने इसको प्रश्न को गलत किया। और जो क्वेश्चन है उसकी सेटिंग देखिए, जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत में चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। क्या है? अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। देन क्वेश्चन बोल रहा है कि चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का जो अनुपात है वह क्या है? अनुपात अधिक है। यानी कि वहां बोल रहा है कि कृषि योग्य क्षेत्र अधिक है। अब फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसका जो सिंचित क्षेत्र जो भारत का है उसका अनुपात अधिक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, भारत को आगे दिखाया जा रहा है। और इसी क्वेश्चन से जो है वह स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हुए और काफी कंफ्यूज होके जो है वह गलत क्वेश्चन जो है वह मार्क करते गए, गलत आंसर। तो इस सब से जो है हमें बचना चाहिए। और न्यूज़पेपर पढ़ते समय और इसके अलावा जो है वह अ, कोई भी करंट अफेयर की एक वेबसाइट पढ़ते समय जो है हम, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस ना होने पाए और क्वेश्चन को अच्छे से हम पढ़ें। अच्छे से पढ़ने के बाद उसका जो जवाब हो काफी सोच समझ कर हम दें। तो यदि अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ते तो हम यहाँ पे देख सकते थे। नेक्स्ट तीसरा जो क्या लिखा है कि भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता चीन की तुलना में क्या है? अधिक है। चीन की तुलना में क्या है? अधिक है। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट देखिए तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है? हमारा सही है। इसके बाद यदि हम दूसरा स्टेटमेंट देखें तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही। तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, क्योंकि अक्सर उत्पादन में हम देखते हैं तो चावल में हो गया, गेहूं में हो गया, इस प्रकार के उत्पादनों में जो चीन है वो हमसे क्या है? आगे है, पहले स्थान पर। जबकि हमारे पास कृषि योग्य क्षेत्र की यदि आप बात करें तो कृषि योग्य क्षेत्र हमारे पास अधिक है। तो इस प्रकार से यदि हम प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा उन प्रश्नों पर रुकेंगे, तो हम जो है वह इजिली प्रश्नों को कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पर भी जो है वह प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तल में बार बार गिरने का सबसे अच्छा उदाहरण जो वर्तमान में व्यापक दलदली भूमि को जन्म देता है? क्या है? समुद्र तल में बार बार गिरने का सबसे अच्छा उदाहरण है। समुद्र तल में बार बार गिरने का सबसे अच्छा उदाहरण है जो वर्तमान में व्यापक दलदली भूमि को जन्म देता है। यानी कि बोल रहा है, प्रश्न को आप थोड़ा सा पढ़िए, उसको समझिए। तो यह बोल रहा है कि कौन सा जो अ, समुद्र तल से जो है वो कौन सा एक समुद्र तल में बार बार गिरने, यानी कि समुद्र का जो तल है उसको डुबो देता है। तो इसको हम देखें तो हम जानते हैं कि हमारा जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण काफी नीचे है, दलदली क्षेत्र भी है। तो यह जो है वह और दलदली क्षेत्र का भी निर्माण करता है। यह भी हम अगर देखें तो कुछ कुछ जो है वह किससे इस प्रश्न को हैंडल किया जा सकता था? मैपिंग से। मैपिंग से जो है वह इस प्रश्न को हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि आप जो मैपिंग देखते तो कक्ष कारण जरूर देखते, और कक्ष कारण देखते तो उसमें जो है वह कुछ उसकी विशेषताएं भी देखते। तो मैपिंग का सेक्शन हमारे लिए आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और लगातार खबरों में भी कच्छ कारण रहता है, वहां पर जो दलदली क्षेत्र है उसके लिए, और एक आर्द्र भूमि भी है उसके लिए भी।
तो इस प्रकार जो है यह प्रश्न हमारा हैंडल किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि भारत के कुछ तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? कौन कौन से? इल्मेनाइट और रूटाइल। देन यदि हम देखें तो यह क्वेश्चन जो हमारा मिनरल मिनरल का जो हमारा सेक्शन है उससे क्वेश्चन है। मिनरल के सेक्शन से एक या दो क्वेश्चन लगातार जो है वह पूछे जा रहे हैं। तो मिनरल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। मिनिमम जो है वह 1 से 2 क्वेश्चन तक जो है वह जरूर पूछे जाते हैं। तो मिनरल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या क्या हमने देखा? मैपिंग एक स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन था, स्टैटिक पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और देन उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स को हमें पढ़ना मस्ट है। आप जो है अभी इस वर्ष भी मिनरल काफी चर्चा में रहे हैं, और भारत सरकार ने जो है वह 30 जो है वह मिनरल को 30 मिनरल को क्या किया है? 30 मिनरल को अ, सामरिक महत्व स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह इंपॉर्टेंट घोषित किया है, और उन्हें रेयर अर्थ मिनरल के रूप में, आप रेयर अर्थ मिनरल का नाम सुने होंगे, तो उसमें जो है वो एक सूची बनाई है। प्रत्येक देश जो है एक सूची बनाती है, तो भारत ने भी अपनी एक सूची बनाई है, और जो है वह 30 मिनरल को उसमें शामिल किया है। देन उसके बाद माइनिंग एक्ट में इस बार संशोधन किया गया पिछले ईयर 2023 में, तो वह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप जो है वह मिनरल का सेक्शन और खनन खनन अधिनियम खनन अधिनियम संशोधन जो 2023 का है, इसको जो आप जरूर एक बार देख के जाइएगा। देन उसके बाद जो 30 खनिज की जो सूची बनाई गई है, उसको भी आप जरूर एक बार देख के जाइएगा। तो इस प्रकार यह पे हमारा हो गया। इस पूरे सेशन का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि एक जो है वह जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको बन जाए कि कौन कौन से क्षेत्रों पे हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अमरकंटक पहाड़ी और विंध्य सह्याद्री पर्वतमाला के संगम पर है, मैपिंग का सेक्शन हमारा। देन बिलिगिरिंगन पहाड़ियां सतपुड़ा रेंज के सबसे पूर्वी भाग का गठन करती हैं। किसके सबसे पूर्वी भाग का? नेक्स्ट है शेषांचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट में सबसे दक्षिणी भाग का निर्माण करती हैं। शेषांचलम पहाड़ियां सबसे दक्षिणी भाग का। तो अगर आप जनरल मैपिंग का, काफी इजी क्वेश्चन में से एक था यह, अगर आप एक जनरल मैपिंग का जो है वह आपको समझ होती पहाड़ों की, पठारों की, तो आप जो अब मैपिंग में बेसिकली देखा क्या जाता है? मैपिंग में देखा जाता है नदियां नदियां मैदान, कुछ अगर घास के मैदान, जैसे पश्चिमी में उत्तर का मैदान, पश्चिमी तटों का मैदान, पूर्वी तट का मैदान। देन उसके बाद पर्वत, पठार, उसके बाद जो अगर हम बात करें तो आंतरिक जो देश के जो भीतरी क्षेत्र में आंतरिक जो रेंज होती हैं, जैसे सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज और कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई, इस प्रकार के जो रेंजेस है, अगर आप जो है इस जनरल जो मैपिंग का सेक्शन है उसको यदि आपने अच्छे से कवर किया था, तो यह प्रश्न जो है काफी इजीली आप इसको हैंडल कर सकते थे, और हैंडल कर सकते थे 2023 में, और 2024 में आप भी उस फिर से उसको हैंडल कर सकते हैं। वह आपके ऊपर है। 30 डेज अभी आपके बचे हुए हैं, और आप यदि इन सेक्शन पे मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपकी क्वेश्चन हल होंगे। नेक्स्ट यदि बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ज्योग्राफी स्टैटिक पॉइंट का है, आपने देखा भी वहां पे एक पर्णपाती वाला हमने पढ़ा था, और फिर से उसके बाद हमने देखा कि क्या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो वनों पर देखिए आप 2 क्वेश्चन मिल चुके। यदि आपने बायोम को पढ़ा होता अच्छे से, और जो भारत में वनों का वर्गीकरण है जलवायु के आधार पर, उसको यदि आप दिखाता, तो यह दोनों क्वेश्चन आपके हल होते इजिली। तो आप देख सकते हैं कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन स्टैटिक से, मैपिंग से 4 से 5 क्वेश्चन हमें अभी तक जो है वह मिल चुके, और 1-2 क्वेश्चन जनरल अंडरस्टैंडिंग पर, कि थोड़ा सा अगर आप उन प्रश्नों पर रुकते, उनको सोचते अच्छे से,
तो इजिली वह क्वेश्चन हल होने वाले थे। तो आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी क्या कर रहा है कि पोषक तत्वों से भरपूर होती है। वर्षा वनों की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का उच्च तापमान, नमी, मिट्टी में मृत कार्बनिक पदार्थों को जल्द विघटित करने के कारण बनती है। जब आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है कि पोषक तत्वों से भरपूर है। तो उष्णकटिबंधीय वनों को हम देखें तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा लीचिंग की प्रक्रिया होती है। लीचिंग की प्रक्रिया होने से जो पोषक तत्व है लगातार पानी जमा होने के कारण क्या है, वहां पे नमी है। यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट नमी कर रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है जबकि दूसरा गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, नमी के कारण पोषक तत्व तो नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पोषक तत्व तो नहीं होता। तो एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग पर हमारा पूरा प्रश्न बेस्ड था। अगर आप थोड़ी सी जो है वह प्रश्नों को रुक कर समझते, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट यदि आपने एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ा है या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है, सविंदर सिंह पढ़ा है, तो आपके यह क्वेश्चन जो है वो हल होने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान अंतर सर्दियों की तुलना में गर्मियों के दौरान अधिक होता है। क्या दिया है कि महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान अंतर सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। नेक्स्ट है पानी की विशिष्ट उष्मा स्थल की सतह की तुलना में अधिक होती है। विशिष्ट उष्मा स्थल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो यह दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे, एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग पर आप देख सकते हैं। आप यह तो जानते होंगे कि पानी जो है वह पानी देर से क्या होता है, गर्म होता है। देर से गर्म होता है और क्या होता है, देर से ठंडा भी होता है। यानी कि उसका क्या होता है, उसकी जो विशिष्ट उष्मा होती है वह स्थल की तुलना में अधिक होती है। विशिष्ट उष्मा जिसको हम बोलते हैं, या छुपी हुई उष्मा भी बोलते हैं हम उसको, लेटेंट हीट। तो इस प्रकार का एक जनरल क्वेश्चन अभी आपने दो देखा। एक तो यह वाला क्वेश्चन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पर, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट यदि आपने देखा हो, मिट्टियों का ज्ञान हो आपको, और वर्षा वनों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान। इसमें कुल मिलाकर ये दोनों क्वेश्चन, जो आपका एक और था पर्णपाती वाला और यह वाला, अगर आपने बायोम सेक्शन पढ़ा हो ज्योग्राफी का तो आप इसको इजीली हैंडल कर ले जाते। नेक्स्ट, यह वाला भी प्रश्न काफी ज्यादा इजी है, इसको हम इजी में रखेंगे। उस समय आपको काफी ज्यादा यह प्रश्न हार्ड लग रहा होगा, लेकिन यह प्रश्न काफी इजी है। आप प्रश्नों पर रुकिए, ठहरिए, प्रश्नों को देखिए, समझिए। आपने जल्दी से प्रश्न पढ़ा और पहले डिसाइड कर लिया कि यह प्रश्न हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि लंबा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों को समझना पड़ेगा, टाइम कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, प्रश्न को देखिए, आपसे प्रश्न बनेंगे। तो इस प्रकार के जो है नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह भी ज्योग्राफी के स्टैटिक जो हमारा पार्ट है उससे है। एक भूकंपीय आलेख में जो है तरंगे पहले अभिलेखित की जाती हैं। जो भूकंपीय आलेख में यदि बात करें तो इस प्रश्न का अगर यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है तो इसको हम अंग्रेजी वर्जन इसका आपको देख के बताते हैं कि एक्चुअली में प्रश्न था क्या। यहाँ पे बोला कि भूकंपीय आलेख में कौन सी तरंगे देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए, आप इसको थोड़ा सा हम देख के बताते हैं। तो यहाँ पे पी वेव, सिस्मोग्राफ पे क्या है, पी वेव को आप जरूर आपने सुना होगा कि पी वेव्स होती क्या है, प्राइमरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स के बारे में प्रश्न है। तो क्या बोला कि सबसे पहले अभिलेखित होते हैं, तो प्राइमरी वेव यानी कि सबसे पहले आती हैं। नेक्स्ट है पी तरंगों में व्यक्तिगत कण तरंग संचरण की दिशा में इधर उधर कंपन करते हैं, जबकि इस तरंग में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोण पर ऊपर से नीचे कंपन करते हैं। कणों की गति से संबंधित है। तो तीन प्रकार की हमारे भूकंपीय तरंगे होती है, पी, एस और एल। इन
इन तीनों का जो नेचर होता है काफी डिफरेंट होता है। तो यदि आपने भूकंप का चैप्टर अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो तरंगों के बारे में जरूर, क्योंकि मेन भूकंप चैप्टर के पढ़ने का मेन मकसद क्या है, उसकी तरंगों के बारे में, क्योंकि पूरा का पूरा जो अर्थ का चैप्टर होता है वह तरंगों पर ही बेस्ड होता है। तो उसका सिर्फ और एक मेन पॉइंट होता है तरंगों को पढ़ना। यदि आपने उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ा होता तो तरंगों को जरूर पढ़ते, और यह भी क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन के रूप में है और यह भी आपसे जरूर बनता। तो हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा 2023 के प्रश्नों को लेकर हवा एक क्रिएट किया गया सोशल मीडिया के द्वारा, तमाम टीचर्स के द्वारा, जबकि उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। और 2024 में भी ऐसा होगा स्टूडेंट, वह एग्जाम हॉल का एक प्रेशर होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न देखने के कारण। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होता तो वह इतना ज्यादा जो है वह डर का माहौल एग्जाम हॉल में ना होता। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक ऐसी सीरीज चलाई जाए ताकि काफी इजी हो। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं काफी इजी वे में। थोड़ा सा मैपिंग सेक्शन, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट यदि आप देख ले रहे हैं तो आपसे देखिए कि अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देखे स्टूडेंट। 10 क्वेश्चन में एक आध दो, जैसे कि आप मान लीजिए जो पोर्ट वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, पोर्ट वाला उसको आप टाइट थोड़ा सा हार्ड की श्रेणी में रख लीजिए, क्योंकि वह करंट से था और जनरली निगाह नहीं पहुंचती ऐसे क्वेश्चंस पर। तो 10 क्वेश्चंस में से अगर आपसे 7 to 8 क्वेश्चन भी इजीली अगर आपसे बन रहे स्टूडेंट तो बहुत बड़ी बात है। 10 क्वेश्चन अभी हमने देखा, उसमें से 7 to 8 क्वेश्चन यदि आप इजीली हैंडल कर ले जा रहे हैं, थोड़े थोड़े जो है आपकी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि अब 2022 की ओर चलते हैं। अभी और इसमें प्रश्न थे, लेकिन मुख्य मुख्य प्रश्नों को हमने चुन लिया था ताकि आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो इसी प्रकार के प्रश्न स्टूडेंट पहले भी थे। देन यदि हम देखें 2023 के प्रश्न को यदि हम देखें तो प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि पश्चिमी अफ्रीका को निम्नलिखित में से कौन सी झील सूखकर रेगिस्तान में बदल रही है। अफ्रीका मोस्ट है, इफ यूपीएससी का क्या है, यह फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से, फेवरेट कंटिनेंट में से एक है कौन सा, अफ्रीका। और इस समय तो अफ्रीका काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। जो साहेल रीजन है हमारा, साहेल रीजन का क्षेत्र चर्चा में है। उसके बाद इससे मिस्र से सटा हुआ हमारा जो एशिया का पार्ट इधर आ जाता है। इजराइल वाला काफी चर्चा का विषय बना रहा है। तो आप स्टूडेंट जो इजराइल का पार्ट है, इजराइल वाला जो पूरा पार्ट है उसका, उसको और उसके आसपास के चारों ओर के क्षेत्र को, जैसे कि चारों ओर में क्या है, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, इस सब देशों को जो काफी अच्छे से देखिए मैप पे, आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। तो यदि आप देखें तो यह पश्चिम अफ्रीका से संबंधित है और क्या कर रहा है कि एक जो झील है वह क्या है, रेगिस्तान में बदलती चली जा रही है। तो यदि आप अगर उसको देखेंगे तो यह क्या है, विक्टोरिया सबसे बड़ी झील है वहां की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। और सबसे बड़ी झील तो सूखेगी नहीं, तो आप इसको जो है काफी इजिली क्या कर सकते थे, इलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट उसके बाद वोल्टा झील भी काफी चर्चा में रहती है। वोल्टा झील भी एक बड़ी झील है, यहाँ भी पानी है, तो आप इसको भी कर सकते थे। अब दो में आपका 50-50 हो जाता है। अगर आपने थोड़ा सा जो है मैपिंग सेक्शन, वर्ड का मैपिंग सेक्शन देखा होता तो आप फागुइबिन झील के बारे में जरूर पढ़ते। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह यही है, बी, जो लेक फागुइबिन है यही सही है। तो अफ्रीका रीजन आप क्या है, मस्ट है अफ्रीका। अफ्रीका मैपिंग का सेक्शन, इसको जरूर जो है आप जरूर से जरूर करिएगा, अफ्रीका का मैपिंग और देन इस एशिया का मैपिंग, और खास तौर पे वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि उससे इस वर्ष प्रश्न बनने की बहुत संभावना है स्टूडेंट। और इसके बाद यदि हम बात करें तो आप मैपिंग में एक और सेक्शन कर सकते हैं, वह क्या है,
पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड हैं, क्या है आइलैंड, पैसिफिक ओशन के प्रशांत प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं, द्वीप, इनको जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी वहां पे 2023 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मोदी जी भी गए थे। जैसे हवाई हो गया, और उसके बाद कई सारे अगल बगल के जो द्वीपीय देश हैं, पापुआ न्यू गिनी हो गया, इस प्रकार के देशों का एक मैपिंग सेक्शन जो है आप जरूर कर लीजिएगा। उससे प्रश्न आने की संभावना, तो सिर्फ तीन क्षेत्र हैं, अफ्रीका रीजन, वेस्ट एशिया, देन उसके बाद पैसिफिक का द्वीपीय जो क्षेत्र है उसको आप देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, इंडोनेशिया के आसपास और जापान के आसपास जो कुछ द्वीप हैं उनके बारे में, बस इतना ही। मुश्किल से आपके 2 से ढाई घंटे जाएंगे, 3 घंटे आप रख लीजिए। तो 30 दिन में अगर 3 घंटे आप देते हैं, 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन में 3 घंटे आप इस क्षेत्रों को यदि आप दे देते हैं, तो आप मान के चलिए कि 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत दक्षिण भारत की गांडी कोटा घाटी का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा किया गया? गांडी कोटा नदी का निर्माण निम्नलिखित में से किस रिवर के द्वारा किया गया? यह क्वेश्चन हमारा किससे आ रहा है? यह क्वेश्चन हमारा सीधे और सीधे मैपिंग सेक्शन से है स्टूडेंट। गांडी कोंडा घाटी का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया था? तो यह सीधे सीधे किसका है? मैपिंग सेक्शन से है। तो यदि आप देखते हैं तो आप इस प्रश्न को इजिली हल कर ले जाते, और इसका सी आंसर होगा सही। और इसका पेन्नार नदी जो है वह गांडी कोटा घाटी का निर्माण करती है। तो इंडिया का अभी अब उसमें हमने देखा था कि रिवर जो है, रिवर सिस्टम जो है इंडिया का, काफी रिवर सिस्टम से 2023 में कितने प्रश्न आए स्टूडेंट? रिवर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चन हमने देखे थे, 2 या 3, तो 2 या 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से आता बहुत बड़ी बात होती है यूपीएससी में स्टूडेंट। तो हम इस पूरे सेशन का हमारा क्या मतलब है, मकसद है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक थीम बताना कि देखिए यूपीएससी में स्टूडेंट क्वेश्चन तो रिपीट बिल्कुल भी नहीं होते, आप इतना जान लीजिए। आप कई वर्षों का देख लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि आप माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करेंगे प्रश्नों को, तो आप देखेंगे कि प्रश्नों की थीम रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रही है? प्रश्नों की थीम रिपीट हो रही है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि गांडी कोटा घाटी, क्या पूछा है? गांडी कोटा घाटी का निर्माण किस नदी ने किया था? और यदि हम पहला क्वेश्चन आपको दिखाएं 2023 का, तो देखिए क्या दिया है कि झेलम नदी वूलर झील से होकर गुजरती है। यानी कि नदियां जो गुजर रही हैं, यदि आप नदियों का सेक्शन करते हैं और नदियों के साथ साथ उनके ऊपर कौन से बांध बनाए जाते हैं, किस झील से होकर गुजरती है, कोई गार्ज कैनियन इत्यादि का निर्माण करती है, तो आप देखिए ना किस प्रकार से थीम रिपीट हुई एक ही वर्ष में। तो यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता स्टूडेंट, लेकिन उसके थीम को जो है वह जरूर से जरूर रिपीट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपने 2022 का क्वेश्चन देखा होता और उससे सीखा होता, देखा तो जरूर होगा लेकिन उससे सीखा नहीं होगा। यदि सीखा होता तो पहला क्वेश्चन इजीली हैंडल होता आपका, क्योंकि आप मैपिंग सेक्शन करते, अगर 2022 का देखा होता, अब मैपिंग सेक्शन करते तो उसमें रिवर बेसिन करते, रिवर बेसिन करते तो नदियां आती, और नदियां आती तो उसकी विशेषताएं भी आप जरूर पढ़ते स्टूडेंट। तो इस प्रकार की स्टडी एक कंप्रीहेंसिव स्टडी करना है। तो एग्जाम लगातार टफ हो रहा है स्टूडेंट, यह किसी से नहीं छुपा है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी कुछ अलग करते हैं तो एग्जाम निकलेगा स्टूडेंट, जरूर से जरूर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नमचा बरवा और जो है गढ़वाल हिमालय, यहाँ पे कुछ चोटियां दी गई हैं और पहाड़ों के नाम दिए गए हैं। तो नमचा बरवा और गढ़वाल हिमालय, तो यदि हम गढ़वाल हिमालय देखिए, नमचा बरवा आप थोड़ा सा भी ज्योग्राफी जानते हैं तो जानते होंगे कहाँ होगा, अरुणाचल के क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र यदि आप बात करेंगे तो आप तो जान जाएंगे यार, गढ़वाल क्षेत्र और पूर्वी भारत से तो कोई मतलब ही नहीं है। गढ़वाल क्षेत्र तो हमारे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड रीजन में आता है। तो गढ़वाल हिमालय और अरुणाचल प्रदेश कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो आप इस प्रश्न को
क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते, और एलिमिनेट करने के साथ ही आपके यह ऑप्शन ए और सी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते। देन आपको दिखाई देता कि अब सिर्फ या तो 2 सही होगा या 3 सही होगा। आप देखते सबसे पहले नंदा देवी देखते, कुमायूं हिमालय देखते। नंदा देवी कुमायूं हिमालय, अगर आपको क्लियर ना भी होता कि नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है, फिर भी आप अंदाजा लगा सकते थे थोड़ा सा, यदि आपने मैपिंग सेक्शन देखा होता। थोड़ा सा अगर आपने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप शुरुआत जब करेंगे स्टूडेंट, तो आप इन्हीं सब टॉपिक से करेंगे। शुरुआत ही यहीं से होती है, क्योंकि भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, भारतीय भूगोल की, उसके भौगोलिक विभाजन से स्टूडेंट। और भौगोलिक विभाजन करते तो नॉर्थ के जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको आप पढ़ते, क्योंकि भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले हिमालय क्षेत्र पढ़ाया जाता है, और सबसे पहले हिमालय क्षेत्र में आपको यह पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाता है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे में क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि आपने थोड़ी सी जो है वह जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई की है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी होता कि नंदा देवी कुमायूं हिमालय के आसपास तो है, लेकिन पता ना है या नहीं है, देन यदि आप नोकरेक देखते तो आप जरूर जान जाते कि नोकरेक तो सिक्किम में है ही नहीं स्टूडेंट। नोकरेक एक चोटी है, नोकरेक कहाँ पे है, यह मेघालय में है। नोकरेक तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप इसको भी गलत टिक कर देते, और देन आपका सही उत्तर भी आ जाता ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से प्रश्नों पे ठहर के उत्तर को लाया जा सकता था। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट किस प्रकार से थीम्स क्वेश्चंस की रिपीट हो रही हैं, और इस प्रीवियस ईयर से हमें सीखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि एक साल पहले का क्या देखें, एक साल पहले का देखने से क्या होगा, उतना तो जैसे 2023 में आया 2024 में आएगा नहीं। तो अभी अभी हमने देखा है अपना ये वाला क्वेश्चन, 2022 का यह क्वेश्चन है स्टूडेंट, और 2022 का यह क्वेश्चन 2023 के ज्योग्राफी सेक्शन का पहला ही क्वेश्चन हमने देखा कि डायरेक्ट थीम रिपीट हुई है। क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं ले सकता स्टूडेंट, यूपीएससी में क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होंगे, लेकिन थीम्स रिपीट होंगी। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन सामान्यता होता है, सॉरी वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्यता होता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग पर लूसेंट लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, लूसेंट लेवल का। आप कक्षा 9-10 में इस प्रश्न को पढ़ इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, इस प्रकार की जानकारी को। तो आप इसका जो आंसर है वह इजीली दे सकते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वर्ष का सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन कब होता है? तो यदि हम बात करें तो वर्ष का सबसे लंबा दिन जो होता है वह कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में, वह होता है 21 जून को। 21 जून को जो है वह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और यहाँ पे क्या दिया है? जून महीने का पहला भाग और जून महीने का दूसरा भाग। तो आप समझ सकते हैं 21 जून को होता है तो कौन सा होगा? इस प्रकार काफी इजी वे में क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2022 का। देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। क्या दिया है? कितने राज्य आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों में गिने जाते हैं? तो चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं उसमें यदि आप थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी नहीं है कि आपसे हल ना होता। ठीक, तो आप थोड़ा सा भी जो है वह ज्योग्राफी एग्रीकल्चर पार्ट पढ़ के इसको जो है वह देख सकते थे, और जनरल अंडरस्टैंडिंग पर भी आप स्टूडेंट इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हमें दिखाई दे रहा है, और मैप में आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? पूर्वी, यहाँ पे कहाँ पे? पूर्वी तट पे। और जानते हैं पूर्वी तट पे, पूर्वी कहाँ पे है? पूर्वी तट पे। और पूर्वी तट पे कोई चाय का बागान नहीं है स्टूडेंट। पूर्वी घाट है वह भी नदियों द्वारा वितीर्ण कर दिया गया है, काट दिया गया है, बहुत अपशिष्ट मात्रा में बचा है। तो आप जनरल अंडरस्टैंडिंग पर स्टूडेंट इसका प्रश्न, इसका जो उत्तर है कर ले जाते। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिली रीजन चाय के लिए उपयुक्त है। त्रिपुरा की बात करें, हिली रीजन चाय के लिए उपयुक्त है।
केरल की बात करें, हिली रीजन है, पश्चिमी घाट है, काफी अच्छे मात्रा में ढलान भूमि है, वर्षा होती है, पानी अच्छे से बह जाता है, उपर्युक्त है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर स्टूडेंट आप इसका प्रश्न का सही उत्तर मार्क कर सकते थे। केवल 3 राज्य इसका सही है, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों पर रुकिए स्टूडेंट, प्रश्नों को समझिए, आपसे प्रश्न अवश्य बनेंगे। आप प्रश्न को पढ़िए, उसमें कुछ देर तक रुकिए, निश्चित प्रश्न बनेंगे आपसे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ऊंचे बादल मुख्य रूप से सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करते हैं और पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं। आप देख सकते हैं क्या दिया है। ऊंचे बादल जो है वह ऊंचे बादल यानी कि जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं, क्या करते हैं, ऊंचाई के बादल सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करते हैं और पृथ्वी को क्या करते हैं, सतह को ठंडा रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है निचले बादल पृथ्वी की सतह से निकलने वाली अवरक्त विकिरण का अवशोषण अधिक होता है और इस प्रकार तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार तापमान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो यदि हम बात करें तो जो हमारे ऊंचे बादल है, सेम जो है उल्टा दे दिया गया है, यह उल्टा दे दिया गया है। ऊंचे बादल जो होते हैं, जो पृथ्वी से दीर्घ तरंगे निकलने वाली होती हैं, उसको क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं और उसको अवशोषित कर कर पृथ्वी को गर्म करते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है यहाँ पे दिया है, निचले जो बादल होते हैं, जब बादल निचली सतह पे होते हैं तो क्या बोल रहा है कि अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड का अवशोषण करते हैं। तो यह बिल्कुल भी गलत है, यह इंफ्रारेड का अवशोषण नहीं करते हैं। इंफ्रारेड जो होती है उसका अवशोषण यह नहीं करते हैं। और इंफ्रारेड से आप जानते हैं कि इंफ्रारेड का अवशोषण करने से तापमान में वृद्धि होगी कैसे। तो आप काफी इसको इजिली प्रश्न को कर ले जाते कि ये दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे गलत है। दूसरा तो एकदम से दिख रहा है, क्या लिखा है कि अवरक्त किरणों का अवशोषण। अब आप बताइए कि जो बादल नीचे रहेंगे, यदि अवरक्त किरणें यहाँ तक आ ही जाएंगी तो वहां पे हमारी ओजोन क्या कर रही है। हम तो जानते हैं कि अवरक्त किरणों का प्रकीर्णन ओजोन कर देती है और ओजोन यदि वहां पे ना होती तो डायरेक्ट जो इंफ्रारेड किरणें हैं वहां पे यहाँ पे पृथ्वी पर आ जाती। तो निचले बादलों तक यदि वो आ जाएंगी तो वहां पे ओजोन का क्या काम है। तो यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाता है। तो आप देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से जो है वह थोड़ी थोड़ी जो है वह जनरल अंडरस्टैंडिंग आप बनाकर प्रश्नों को हल कर ले जा रहे हैं और काफी इजी आपको। आप जैसे इस अगर हम इस सेशन में आप क्लास देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सच में यार कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम हाल में क्यों नहीं बनते। इसीलिए स्टूडेंट यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें उसी थीम्स को, उसी स्ट्रैटेजी को आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। अब आते हैं हम 2021 के यदि प्रश्नों को देखते हैं तो 2021 में क्या है। 2021 की यदि बात करें स्टूडेंट तो इसमें है कि पर्माकल्चर खेती पारंपरिक रासायनिक खेती से किस प्रकार से क्या है, भिन्न है। जो फार्माकल्चर होती है यानी कि इसे क्या हम कर सकते हैं, फार्माकल्चर खेती जो है वह किस प्रकार भारत इससे पारंपरिक जो रासायनिक खेती है उससे किस प्रकार से भिन्न है स्टूडेंट। तो इसकी हम बात करें, जो हमारी फार्माकल्चर जो होता है यदि उसको देखें तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। तो फार्माकल्चर खेती मोनोकल्चर प्रथाओं को जो है वह प्रथाओं को हतोत्साहित करती है, लेकिन पारंपरिक रासायनिक खेती मोनोकल्चर प्रथा को जो है क्या करती है, प्रमुख होती है। मोनोकल्चर यानी कि एक फसल दी जाती है। नेक्स्ट है पारंपरिक रासायनिक खेती से मिट्टी की लवणता में क्या होती है, वृद्धि हो सकती है, लेकिन फार्माकल्चर खेती से ऐसी घटना नहीं होती है। नेक्स्ट है
अर्ध शुष्क क्षेत्र में पारंपरिक रासायनिक खेती आसानी से संभव है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में फार्मा कल्चर खेती इतनी आसानी से संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि फार्मा कल्चर खेती में मल्चिंग का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पारंपरिक रासायनिक खेती में ऐसा जरूरी नहीं है। यदि इस प्रश्न को हम देखें तो एग्रीकल्चर चैप्टर से हमारा यह प्रश्न है स्टूडेंट। यह प्रश्न यदि हम देखें इस प्रश्न को तो लगातार जो है वह खेती की चीजें लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। जीरो बजट खेती, जैविक खेती, इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोटेक जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो टर्म होते हैं लगातार चर्चा का विषय रहते हैं। तरह तरह की मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में इस प्रकार के शब्द आते रहते हैं। यदि आपने जो है वह थोड़ा बहुत अवेयर होके इस प्रकार के जो टॉपिक है उन पे ध्यान दिया होगा तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे जरूर बनेंगे। और यह प्रश्न काफी उतना ज्यादा कड़ा है नहीं, देखने में काफी ज्यादा बड़ा है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो स्टूडेंट जो क्या है वह घबराते हैं ऐसे प्रश्नों को देखकर। कितना बड़ा प्रश्न है, बनेगा नहीं, क्यों टाइम खराब करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फार्मा कल्चर जो है आप यदि आप उसको थोड़ा भी बहुत जानते हैं, सुने होंगे, लेकिन रासायनिक खेती जो पारंपरिक हमारी रासायनिक खेती है उसको तो आप जरूर जानते होंगे। और उसमें से यदि आप दूसरा वाला स्टेटमेंट आप पढ़ें तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि रासायनिक खेती से मिट्टी की लवणता में वृद्धि होती है स्टूडेंट। तो यह स्टेटमेंट हमें सही दिख रहा है। कोई भी बच्चा जो है वह इजिली इसको जो है प्रेडिक्ट कर सकता है कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यदि स्टेटमेंट यह सही होता है तो हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाते हैं स्टूडेंट। सिर्फ 2 ऑप्शन बनते हैं और प्रोबेबिलिटी के अनुसार हम 50-50 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। और 50-50 पर जिस क्वेश्चन में हम आ जाए उस क्वेश्चन में चांस लेना ही चाहिए। और चांस लेना ही चाहिए तो यदि हम उसके बाद भी देखते हैं तो यदि तीसरा क्वेश्चन यदि हम पढ़ें, तीसरा क्वेश्चन तो क्या लिखा है कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पारंपरिक रासायनिक खेती आसानी से संभव है। और यदि स्टूडेंट हमने क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जरूर पढ़ा होगा कि उर्वरकों के का इस्तेमाल बढ़ा और उर्वरकों के इस्तेमाल बढ़ने से जो सिंचाई की व्यवस्था है उसमें भी वृद्धि लगातार देखने को मिली, क्योंकि उर्वरकों से उपजी हुई जो फसल होती है उसमें सिंचाई का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपने इतनी छोटी सी बात यदि ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ते समय ध्यान दी होती कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा थी, काफी ज्यादा नदियां थी, पंजाब में नहरें बनी थी। और हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा उन्हीं रीजन में सक्सेस हुआ, क्यों? सिंचाई की व्यवस्था थी स्टूडेंट। और बोल रहा है अर्ध शुष्क क्षेत्र, यदि सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो रासायनिक खेती होगी ही नहीं स्टूडेंट। और इसके आधार पर ऑप्शन तीसरा हमारा गलत हो जाता है और पहला ए, सी और डी हमारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम ऑप्शन तक अपने पहुंच सकते थे स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पर थोड़ी देर ठहरने का नतीजा क्या हो सकता है। आपने साल भर, 2 साल, 2.5 साल तैयारी की होगी स्टूडेंट, जनरल चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीजें। तो इस प्रकार की चीजें आपने पढ़ी होंगी तो आप कई टॉपिक्स के द्वारा आपकी जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है स्टूडेंट। ये यूपीएससी है स्टूडेंट, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आपको 1-2 देखने को मिलेंगे हर चैप्टर से। बाकी क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। और यह क्वेश्चन उसी को बता रहा है। यह क्वेश्चन ना तो करंट का है, ना ही ज्यादा स्टैटिक पार्ट का है, ना ही मैपिंग का है, तो है कहाँ का? यह पूरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट।
तो 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि पूरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उससे सब्जेक्ट से आपको क्या समझ विकसित हुई। तो उस आधार पर 1-2 प्रश्न आप इजीली हैंडल कर ले जाएँगे, अगर प्रश्नों तक रुके कुछ देर तक स्टूडेंट। तो इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर तक हम पहुँच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पाम ऑयल काफ़ी चर्चा का विषय बना था, काफ़ी महँगा होता चला जा रहा था। तो उस समय पाम ऑयल जो है वह चर्चा का विषय बना। पाम ऑयल भारत क्या है, इसके आयात पर निर्भर है, जो हमारे क्या है साउथ ईस्ट एशिया है हमारे उस क्षेत्र से। तो यहाँ पे देखिए ताड़ के तेल का अ, ताड़ के तेल का पेड़ दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। दक्षिण पूर्व एशिया का जो है क्या है, मूल निवासी है स्टूडेंट। तो और सेकेंड स्टेटमेंट यदि हम देखते हैं, तो ताड़ का तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। नेक्स्ट है पाम ऑयल का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो बायोडीजल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक प्रेडिक्शन आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। यदि क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़े, यदि आपको वह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, यदि आपको वह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और इस स्टेटमेंट आपको दिया गया किया जा सकता है, यदि सकता है, कैन बी, कुड बी, इस प्रकार के प्रश्न यदि आपके सामने आए स्टेटमेंट, आप उसको आंख मूंद कर सही मानिए स्टूडेंट। देखिए सारे प्रश्न किसी को भी नहीं आते, इवन जो फर्स्ट रैंक होंगे हमारे, उनको भी मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आते होंगे स्टूडेंट। बाकी 40 क्वेश्चन पे तो कट ऑफ क्लियर होने वाला नहीं। तो 40 क्वेश्चन वो भी एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि पता नहीं कि आ ही जाएंगे, तो 40 क्वेश्चन उन्हें आ रहे हैं। बाकी उन्हें क्या करना होगा, एलिमिनेशन से कुछ इंट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उनको मार्क करना होगा। तो इस प्रकार की टेक्निक आपको जाननी चाहिए स्टूडेंट। यदि कोई स्टीम हो, एकदम अतिवादी क्वेश्चन हो, एक्सट्रीम लेवल का, आप उसको गलत टिक करिए। जैसे कि सभी क्षेत्र, सभी, इस प्रकार के यदि प्रश्न आपके सामने आए, स्टेटमेंट आए, तो उसको गलत करिए। और किया जा सकता है तो इसको अवश्य सही कीजिए, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे करना ही, बोल नहीं रहा है कि होगा ही, बोल रहा है किया जा सकता है। तो हो भी ऐसा हो सकता है कि यार कोई टेक्नोलॉजी तो होगी जो इसको कर सकती है, कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो हमने नहीं पढ़ी है, नहीं जानते हैं हम। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो हम नहीं जानते हो नहीं होगा, तो ऐसा तो हो सकता है। तो यदि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें चांस तो लेना चाहिए स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन का 25-30 क्वेश्चन तो हमें चांस लेना चाहिए। तो यदि हम इसको देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन हम सही मान लेते हैं, तो 3 हमारे पास बचते हैं। एक तो हमारा एलिमिनेट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट यदि हम देखें तो क्या बोल रहा है कि ताड़ का तेल, लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों में जो है कच्चा माल के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ताड़ का जो तेल होता है, तो हमारे जो इत्र होते हैं, लिपस्टिक होता है, उसमें हम जानते हैं कि कई प्रकार के, नाना प्रकार की चीजों का उसमें उपयोग किया जाता है। तो हो सकता है इसका भी उपयोग किया जाता हो, और किया जाता हो नहीं, होता ही है स्टूडेंट। इस प्रकार से आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, अपने कुछ इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, कंसाइंस का इस्तेमाल करेंगे, तो आप प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यदि आपने 2 प्रश्नों को मार्क कर लिया, अब हालांकि इस प्रकार की एलिमिनेशन टेक्निक तो अब चली ही गई, लेकिन आशा करते हैं इस बार फिर से आएगी, क्योंकि उस टेक्निक का जो ऑप्शन सेटिंग पिछली बार का था 2023 का, काफी ज्यादा उसमें कमियां हैं, काफी ज्यादा गलतियां हैं। तो उसको देखते हुए शायद, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, शायद उस टेक्निक पर यूपीएससी इस साल, इस वर्ष विचार करे और उसको बदलने की कोशिश करे, और फिर से हमारी पुरानी वाली ऑप्शन सेटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी उस पे आए। तो मैं भी कुछ भी हो सकता है। तो यदि आप इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते, तो आप देखते कि 2 और 3 जहां साथ होगा वही सही होगा। ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाता,
ऑप्शन सी गलत हो जाता, बचता डी और बी। 50-50 पे आ जाते स्टूडेंट आप। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पेड़ जो है वह ताड़ का पेड़ दक्षिण पूर्व एशिया क्या है, मूल निवासी है। क्या है, मूल निवासी है। तो ऐसा जो है वह यदि आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है, या मूल निवासी वहां का नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। लेकिन यदि आप यह भी नहीं जानते कि यह स्टेटमेंट नहीं, फिर भी आप बी और डी 50-50 तो पहुंचते, तो 50% तो चांस होता कि आप इसी पे टिक मारते। हो सकता है आप इस पे भी टिक मारते, लेकिन 50% तो चांस है कि आप बी पे भी टिक मार सकते थे। तो इस प्रकार से पढ़ते और 50-50 पे अवश्य चांस लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां उनमें से एक में गिरती हैं जो सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु में सीधे मिलती है? जनरल मैपिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी जो नदी है वह सीधे सिंधु में मिलती है। तो यदि आप पूर्वी और पश्चिमी नदियों तीन तीन में विभाजित किए होंगे तो पूर्वी नदियों के रूप में और पश्चिमी नदियों के रूप में आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो सिंधु, चिनाब और ब्यास हमारी जो नदी है वह पूर्वी में आती है। किस में आती है? पूर्वी में। और आप यहाँ पे देखेंगे कि रावी, सतलज, झेलम किस में आती हैं? सॉरी पश्चिमी में आती हैं। और इसको यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिंधु किस में है? पश्चिमी में। और चिनाब किस में है? पश्चिमी में। तो नजदीक कौन है? चिनाब है। और सीधे कौन मिल सकती है? चिनाब मिल सकती है। तो आप इस प्रकार से सही आंसर टिक कर लें। भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता काफी लोगों ने पढ़ा है, हमेशा न्यूज पेपर में चर्चा में अक्सर रहता है, इस वर्ष भी था। तो यदि आपने वो समझौता 1960 वाला पढ़ा होगा तो पश्चिमी और पूर्वी नदियां जरूर जानते होंगे। और पश्चिमी और पूर्वी नदियां अगर जानते होंगे तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन इजीली आप हैंडल कर ले जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किसके नाम है? इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं तो किसके नाम है? तो इसमें से एक भी आप स्टूडेंट पकड़ लीजिए, एक भी, सिर्फ क्या? सिर्फ डिडवाना एक पकड़ लीजिए। डिडवाना का नाम काफी चर्चा में रहता है, आप इसको जरूर जान सकते हैं कि डिडवाना यार भाई एक झील है। डिडवाना क्या है? एक झील है। तो यदि आप 3 नाम ना भी जानते हो, एक सिर्फ जानते हो, तो आप समझ सकते हैं यार इसका आंसर तो डी होगा। डिडवाना राजस्थान की झील है। काफी इजीली आप जो है आंसर तक पहुंच सकते थे। तो आप देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से जनरल मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग पर। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे स्टूडेंट, हम आपको एक बार फिर कह रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की थीम रिपीट होगी स्टूडेंट। थीम का मतलब यह भी नहीं है स्टूडेंट कि आपको ये झील ही पूछी जाए, आपको ग्लेशियर भी पूछा जा सकता है, कुछ ग्लेशियर के नाम। तो आप कम से कम 4-5 ग्लेशियर, 6 ग्लेशियर के नाम तो जान ही सकते हैं स्टूडेंट कि वो है कहाँ, या ग्लेशियर है या नहीं है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ दे दिए, मिलाम दे दिया गया, गंगोत्री दे दिया गया, कुछ और ग्लेशियर दे दिए गए, स्टूडेंट पूछ लिया गया कि यह क्या है। अगर आप उनमें से एक भी जानते रह गए कि यह है तो आप लगा देंगे ग्लेशियर क्या है। मैंग्रोव क्षेत्र दे दिया गया, भीतरकनिका दे दिया, केंद्रापाड़ा दे दिया, सुंदरबन दे दिया, कुछ भी दे दिया, पूछ लीजिए ये किससे संबंधित है। एक भी जानते रहेंगे आप लगा देंगे कि वो मैंग्रोव है। रामसर साइड। तो स्टूडेंट इस प्रकार से स्टडी, इस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो इस प्रकार से जो है हम इस थीम को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उस थीम के आधार पर क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कई सारे आप देख सकते हैं। फिर से नदियों पर क्वेश्चन आया। नदियां आपने कई बार देखा कि किस प्रकार से नदियां नदियों पर जो है लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस आधार पर आप जो है वह मैपिंग सेक्शन अपना तैयार कीजिए। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे दुर्लभ खनिज तत्व की, रेयर अर्थ मिनरल की अभी अभी हमने बात की थी स्टूडेंट।
2021 का आपका प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं। 2021 का आपका स्टूडेंट प्रश्न है। और रेयर अर्थ मिनरल फिर से चर्चा में है स्टूडेंट। 30 मिनरल्स की सूची भारत सरकार ने बनवाई है, फिर से प्रश्न आएगा। तो आप प्रीवियस ईयर से यही सब सीख ले सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे स्टूडेंट के अब 2021 में, 2020 में यह क्वेश्चन जो आ गया आपको फिर से देखने को यह पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा कॉपी पेस्ट। बिल्कुल नहीं, यूपीएससी के पास कंटेंट की कमी नहीं है स्टूडेंट, कंटेंट है। हाँ, सब्जेक्ट तो नहीं बदल सकते, सब्जेक्ट कैसे बदलेंगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट तो उसी से पूछना है। तो इसलिए स्टूडेंट थीम्स रिपीट होती हैं, तो आप थीम्स पे ध्यान दीजिए। बार बार हम क्यों कर रहे हैं, थीम्स पे ध्यान दीजिए इसीलिए। नेक्स्ट आप देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, व्यापारिक हवाओं और महासागर। थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट आप देख सकते हैं कि स्टैटिक पार्ट का वेटेज कितना कम हो रहा है। जनरल अंडरस्टैंडिंग पे स्टूडेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें सविंद्र सिंह, जीसी लियोंग नहीं पढ़ी है स्टूडेंट, कोई बात नहीं है, प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। जनरल एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, क्लास नोट्स आपके पास होंगे यदि आपने कोचिंग किया है, ज्यादातर लोग करते ही हैं। यदि नहीं किया है तो कुछ तो आपके पास ज्योग्राफी का एक सोर्स रहा होगा जिससे आपने तैयारी की है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपको सब्जेक्ट की है तो आप क्वेश्चन जो है वह इजिली हल कर ले जाएंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक। और 2023 देखा, 22 देखा, 21 देख रहे हैं, यानी कि 3 वर्ष में 3 क्वेश्चन, 3 ईयर में 3 क्वेश्चन हमने देखा स्टूडेंट। तो यानी कि एग्रीकल्चर से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्रीटेक काफी चर्चा का विषय रहा स्टूडेंट, योजनाएं भी आई हैं ड्रोन से खाद सींचने के लिए। जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको ड्रोन्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कृषि के लिए, काफी चर्चा का विषय है। तो इस प्रकार आप नजर बनाइए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन की थीम समझिए और आप प्रश्नों का हल करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, फिर से कृषि पर आए। सबसे कम जल कुशल फसल कौन है, यानी कि सबसे कम जो है वह पानी की आवश्यकता किस फसल को होगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, फिर से एग्रीकल्चर का आया और यह बहुत ज्यादा कड़ा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है। यदि आप देखें तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन में से एक है। तो इस प्रकार जो है आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी ग्रह जल के संदर्भ में, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में नदियों झीलों की पानी मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। भूजल की मात्रा से नदियों और झीलों की जो है वह अधिक है। नेक्स्ट है ध्रुवी, नेक्स्ट है ध्रुवी बर्फ की चोटियों ग्लेशियरों में पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, भूजल की मात्रा से अधिक है। यदि इस प्रश्न को हम देखें स्टूडेंट, तो यह जो हमारा प्रश्न है, यह प्रश्न काफी ज्यादा इजी है, यह प्रश्न काफी ज्यादा इजी है। आप अगर देखें तो नदियों और झीलों में पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, यानी कि भूमि के अंदर जो जल की मात्रा है उससे अधिक है। यदि हम देखें तो यह जो है वह गलत है हमारा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों में पानी काफी ज्यादा ताजा पानी यहाँ पे है, आप जानते हैं। इस आधार पे आप प्रश्न तक पहुंच सकते थे जनरल अंडरस्टैंडिंग पर। कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई ज्योग्राफी का एक रॉकेट साइंस लगा, एक कॉन्सेप्ट टाइट कॉन्सेप्ट लगा, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट, जनरल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखिए फिर से यहाँ पे कृषि और मृदा से संबंधित, लगातार कृषि और मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट। आप यहाँ पे देखिए, पत्ती का कूड़ा किसी भी वन बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है। फिर से आप एक प्रश्न और आया था यहाँ इस प्रकार का स्टूडेंट, इस प्रकार का जो है वह प्रश्न एक बार पहले भी आया था
कि हमने क्या देखा था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लीचिंग होती है, लीचिंग के कारण पानी जो है वो भरा रहता है, और पानी भरे रहने के कारण मिट्टियों का जो क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो यह सब कहाँ होता है स्टूडेंट? उष्णकटिबंधीय रैन फॉरेस्ट में, वर्षा वन में उस स्टूडेंट। तो ऑप्शन हमारा सही है डी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन की थीम्स रिपीट हो रही हैं, यही आपको हम दिखाना चाहते थे स्टूडेंट। तो इस प्रकार से कई प्रश्न आप देख सकते हैं। आप फिर से देखिए, सवाना से संबंधित प्रश्न आया, वन क्षेत्र से। फिर से आप देखिए खनिजों पे प्रश्न आया, खनिजों पे प्रश्न भी पहले हमने देखा था, इस बार फिर से खनिजों पे प्रश्न आएगा स्टूडेंट, जरूर आप देखिएगा, फिर से खनिजों प्रश्न आएगा। और इस बार भी यदि आप चूके तो आपके प्रश्न गलत होंगे। नेक्स्ट फिर से कृषि पर आया, कृषि में फोर्टिगेशन के क्या लाभ है, फिर से प्रश्न आया। काफी इजी प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न को रुकिए, थोड़ा सा समझिए, प्रश्न तक पहुंचेंगे आप उत्तर तक। महासागर के मध्य तापमान, इस संबंध में देखिए आप, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट का आया। यदि आपने अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ा देखा, आप कुछ प्रश्न कड़े होते हैं स्टूडेंट, भाई यूपीएससी है, इतना बड़ा एग्जाम है, कुछ प्रश्न अवश्य ही कड़े होंगे, लेकिन आप प्रश्नों तक देखिए आसानी से पहुंचने की स्थिति में हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा था ग्लेशियर, ग्लेशियर की भी हमने बात की ही थी, और देखिए यहाँ पे ग्लेशियर आया हुआ है प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो यही हम बोल रहे हैं स्टूडेंट, जनरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, मैपिंग मजबूत कीजिए। मैपिंग के कुछ ही एक क्षेत्र होते हैं स्टूडेंट, नदियां हो गई, झीलें हो गई, पर्वत हो गए, कुछ ग्लेशियर हो गए, कुछ रेंजेस हो गई पर्वत श्रेणियों की, बस यही है। 3 से 4 घंटे आपके लगेंगे, तो आप इसको देखिए। उर्वरकों पर क्वेश्चन आया, उर्वरक पर एक बार और क्वेश्चन आया था, उर्वरकों पर क्वेश्चन आया। जेट स्ट्रीम पर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट पर क्वेश्चन आया, लगातार हम पढ़ते ही रहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं, अल्नीनो, लालीना इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन मानसून जब पढ़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड मैपिंग से क्वेश्चन आया, यहाँ पे वर्ड मैपिंग से 2023 में भी क्वेश्चन आया था। जो जो अब देखिए कहाँ का क्वेश्चन आया, आप देखिए इसको थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि यह पूरा का पूरा क्वेश्चन जो कहाँ पे है, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इसी रीजन का है। अब हमने क्या बोला था आपसे कि अफ्रीका इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी स्टूडेंट। अफ्रीका जो है सबसे महत्वपूर्ण मैपिंग सेक्शन में से एक है, और इस बार अफ्रीका या तो फिर वेस्ट एशिया से क्वेश्चन आएगा ही आएगा स्टूडेंट। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने समझने से यही लाभ होता है कि आप जो है वह क्वेश्चंस की थीम समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस वर्ष क्वेश्चन आएगा कहाँ से, अगर आप थोड़ा भी अवेयर स्टूडेंट रहे हैं पूरे साल भर। ऐसा नहीं है कि आप सीधे आज हमारी क्लास देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर देखे आप सोचे कि हम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा अवेयर रहे हैं, हर सब्जेक्ट की कम से कम 2-3 रीडिंग कर चुके हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप क्वेश्चन आपसे बनेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 21 जून को सूर्य, सेम क्वेश्चन आया था स्टूडेंट वहां की नहीं कि उत्तरी गोलार्ध में कब होता है सबसे बड़ा दिन। तो आप सीधे देख सकते हैं स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन फिर से आया नहीं, थीम रिपीट हुई ना स्टूडेंट। तो यही चीज हम आपको दिखाना चाहते थे इस सेशन के माध्यम से। यदि आप अभी तक हमारे इस वीडियो में क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आप अवश्य ही कुछ सीखेंगे, कुछ सीख के जाएंगे। यह क्लास उपयोगी होने वाली थी, उपयोगी हुई भी, यदि आप इस लेक्चर में अभी तक जुड़े होंगे तो। इस प्रकार के प्रश्न आप देखिए, फिर से नदियों पर प्रश्न आया, उनका उद्गम स्थल पर क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार स्टूडेंट नदियों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया स्टूडेंट, 21 का हम लोग देख रहे हैं पूछा गया, 20 में पूछा गया स्टूडेंट, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट। तो जिस क्षेत्र से हम जान रहे हैं कि लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको पढ़ें स्टूडेंट, क्यों हम उसको छोड़ के जाएं एग्जाम हॉल में। यदि एग्जाम हॉल में हम जाएंगे इसको छोड़ के, तो जाहिर सी बात है वहां पे जाके पैनिक होंगे हम। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखिए, थोड़ा सा मैपिंग सेक्शन देखिए और
इस सभी नदियों के नाम आप जानते होंगे, सभी नदियों के नाम। बस क्या करना है, बस आपको उनके उद्गम स्थल और हिमनद जो है वहां देखना है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन स्टूडेंट। तो यह पूरा पीडीएफ अगर अगर आपको चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा कंपाइलेशन है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वह मिल सकता है, और वहां पे आप जाकर इसको देखकर एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है हम इस क्वेश्चन को पूरा देखें। 18 तक के क्वेश्चन इसमें है, लगभग 6 साल के क्वेश्चन इसमें है। और देखिए 2018 में कोयला खदानों की नीलामी की शक्ति नहीं है भारत राज्य सरकारों के पास, भारत की राज्य सरकारों के पास। क्वेश्चन आया स्टूडेंट, खनन अधिनियम 2023 में संशोधन है हुआ। फिर से एक बार आपको बता दे कि खनन अधिनियम 2023 में क्या हुआ है स्टूडेंट, संशोधन, संशोधन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है स्टूडेंट खनन का, खनन और खनिज। 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको हम प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं। तो उन रीजन्स को अवश्य तैयार कीजिए। तो अभी तक पूरा इसमें जो है हमने देखा कि सबसे ज्यादा एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में पूरा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैपिंग, मैपिंग, स्टैटिक, स्टैटिक पार्ट जो है वो उसको थोड़ा सा देख लेना है। देन उसके बाद हमें क्या देखना है, एग्रीकल्चर। एग्री में एग्री एग्री टेक स्टूडेंट, एग्री टेक यानी कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यदि बात करें तो माइनिंग, माइनिंग देखना है स्टूडेंट, माइनिंग। उसके बाद मिनरल्स को देखना है, मिनरल्स को स्टूडेंट देखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मैपिंग हो गया, स्ट्रैटेजिक, स्टैटिक पॉइंट सेक्शन हो गया हमारा। देन उसके बाद क्या हो गया हमारा, एग्रीटेक हो गया। उसके बाद क्या हो गया, माइनिंग हो गया। 4 रीजन सिर्फ स्टूडेंट, 1 2 3 4, 4 अगर आप जो है वह क्षेत्र अच्छे से तैयार करके जाते हैं, 70-75% क्वेश्चन आपके सही होंगे स्टूडेंट, फंसेंगे। और यूपीएससी में यदि 15 क्वेश्चन आए और उसमें से आप 10 क्वेश्चन कर ले गए स्टूडेंट, आप विजयी हैं, आपकी जीत तय है स्टूडेंट, आप विनर हैं। और यदि हम जो पूरा 6-7 साल का एनालिसिस करके आप जो आपको जो 4 रीजन सिर्फ बताए ज्योग्राफी में स्टूडेंट, यदि 4 रीजन आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप जो है वह अवश्य ही प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचेंगे, और मैक्सिमम आप 75% क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो यह रही पूरी हमारी क्लास, काफी उपयोगी रही होगी आपके लिए, आशा करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी एक सपोर्ट मिल सके और नई नई रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपको बता सकें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।